नमस्कार और स्वागत है आप सबका। आज का टॉपिक बहुत ही प्रैक्टिकल और इम्पॉर्टेंट है। जीएसटी इनवॉइस रूल्स और ई इनवॉइसिंग। ये टॉपिक सिर्फ अकाउंटेंट्स के लिए नहीं बल्कि हर बिजनेस ओनर, स्टूडेंट और प्रोफेशनल के लिए ज़रूरी है, क्योंकि गलत इनवॉइस का एक बड़ा हेडेक बन सकता है। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक कंपनी है, एबीसी आईटी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और आईटी कंसल्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। उनके क्लाइंट्स बड़े कॉरपोरेट हाउसेस हैं। कंपनी का काम अच्छा चल रहा था, पेमेंट्स आ रही थी, सब खुश थे। फिर एक दिन अकाउंट्स डिपार्टमेंट में एक फ़ोन आया एक मेजर क्लाइंट की तरफ से, आपका इनवॉइस इनकम्प्लीट है। हमारा फाइनेंस टीम आईटीसी यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर पा रहा। इनवॉइस में एचएसएन कोड मिसिंग है और जीएसटीआईएन भी नहीं दिया। ये सुन के एबीसी का अकाउंट्स डिपार्टमेंट में क्या बोलें, टेंशन हो गई बहुत। वो सोचने लगे, इनवॉइस तो उन्होंने ही बनाई थी, फिर गलत कैसे? कोई एक फील्ड मिस हुआ और उसकी वजह से क्लाइंट के लाखों रुपए का आईटीसी अटक गया। क्लाइंट नाराज हुआ, रिलेशनशिप खतरे में पड़ गई। ये एक रियल प्रॉब्लम है जो हजारों बिजनेसेस फेस करते हैं रोज। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम आज इस पूरे टॉपिक को डिटेल में समझेंगे। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात देखने को मिलती है। जीएसटी में इनवॉइस सिर्फ एक बिल नहीं होता, वो एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसमें स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मैंडेटरी है। एक भी फील्ड मिस हुआ तो आईटीसी डिनाई हो सकता है, पेनल्टी आ सकती है या क्लाइंट रिलेशनशिप खराब हो सकती है। आज हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे जीएसटी इनवॉइस के मैंडेटरी फील्ड्स क्या हैं, इनवॉइस किस टाइम में इशू करनी चाहिए, क्रेडिट और डेबिट नोट्स क्या होते हैं, बिल ऑफ सप्लाई कब यूज होता है और ई इनवॉइसिंग का पूरा प्रोसेस क्या है। एबीसी आईटी सॉल्यूशंस की कहानी हम पूरी लेक्चर में साथ रखेंगे और हर कॉन्सेप्ट उनके केस से समझेंगे। तो सीट बेल्ट बांध बांध लो और शुरू करते हैं। अब देखते हैं अगला स्टेप क्या है। समझेंगे कि जीएसटी इनवॉइस इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है। कई लोग सोचते हैं इनवॉइस एक फॉर्मेलिटी है, पैसा आया एक चीज लिख दो, हो गया। पर यह सोच गलत है। जीएसटी इनवॉइस एक लीगल डॉक्यूमेंट है। जब आप किसी को टैक्सेबल गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करते हो, आपको एक प्रॉपर जीएसटी इनवॉइस इशू करनी पड़ती है। ये रूल 46 ऑफ द सीजीएसटी रूल्स 2017 के अंडर मैंडेटरी है। अगर आप इनवॉइस नहीं देते या गलत इनवॉइस देते हो तो आप डायरेक्टली टैक्स लॉ की वायलेशन कर रहे हो। एबीसी आईटी सॉल्यूशंस का केस देखते हैं। उनके क्लाइंट को आईटीसी इसलिए नहीं मिली क्योंकि इनवॉइस इनकम्प्लीट थी। इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब है जो जीएसटी आपने अपनी परचेजेस पे की, उसे आप अपनी सेल्स पे पेएबल टैक्स पे से एडजस्ट कर सकते हो। बायर सिर्फ तब आईटीसी क्लेम कर सकता है जब सेलर की इनवॉइस में सब कुछ सही हो, वैलिड जीएसटी आईएन हो, करेक्ट टैक्स ब्रेकअप हो और वो इनवॉइस जीएसटी पोर्टल पे रिफ्लेक्ट हो। अगर इनवॉइस में कुछ भी मिसिंग या गलत है, बायर का आईटीसी डिनाई हो सकता है। ये डायरेक्टली बायर का पैसा अटका देता है। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात देखने को मिलती है। इनवॉइस सिर्फ सेलर के लिए नहीं, बायर के लिए भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। सेलर के लिए ये प्रूफ ऑफ सप्लाई है, बिजनेस रिकॉर्ड है, ऑडिट के टाइम सब कुछ मैच करना चाहिए। बायर के लिए ये आईटीसी का बेस है। बिना सही इनवॉइस के क्रोर्स का टैक्स क्रेडिट रुक सकता है। अब सवाल ये उठता है, अकाउंटिंग और ऑडिट में इनवॉइस का क्या रोल है। जीएसटी रिटर्न्स में आपको अपनी सारी इनवॉइसेस की डिटेल्स देनी होती हैं। जीएसटीआर 1 में आउटवर्ड सप्लाईज, जीएसटीआर 2B में इनवर्ड सप्लाईज ऑटो पॉपुलेट होती हैं। टैक्स ऑफिसर जब ऑडिट करे तो वो इनवॉइसेस से ही वेरीफाई करता है कि आपने जो रिटर्न फाइल किया वो सही है या नहीं। अगर इनवॉइसेस एकदम क्लीन और कंप्लीट नहीं हैं
तो ऑडिट में बहुत प्रॉब्लम होगी। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। सबसे बड़ा रिस्क है बिजनेस रेप्यूटेशन का। अगर आपकी इन्वॉइसेस कंसिस्टेंटली गलत होती हैं, क्लाइंट्स आप पे ट्रस्ट करना बंद कर देंगे। एबीसी आईटी सॉल्यूशंस के केस में क्लाइंट ने डायरेक्टली कॉल किया। इमेजिन करो अगर ये बार बार होता तो क्लाइंट रिलेशनशिप खत्म हो जाती। तो इनवॉइस बनाना एक सिंपल टास्क नहीं, एक रिस्पॉन्सिबल लीगल काम है। अब बात करते हैं रूल 46 की। जीएसटी इनवॉइस के मैंडेटरी पर्टिकुलर्स। ये वो फील्ड्स हैं जो हर जीएसटी इनवॉइस में कंपल्सरीली होने चाहिए। एक भी फील्ड अगर मिसिंग है तो इनवॉइस इनवैलिड हो सकती है। बहुत सारे बिजनेसेस यहाँ गलती कर देते हैं क्योंकि वो सिर्फ बेसिक फील्ड्स फिल करते हैं और बाकी इग्नोर कर देते हैं। पहला फील्ड है इनवॉइस नंबर। हर इनवॉइस का एक यूनिक सीक्वेंशियल नंबर होना चाहिए, जैसे INV 2024-001, INV 2024-002 और ऐसे आगे। ये नंबर सेम फाइनेंशियल ईयर में रिपीट नहीं होना चाहिए। बहुत सारी कंपनीज एक ही इनवॉइस नंबर 2 बार यूज कर देती हैं। ये एक सीरियस कंप्लायंस एरर है। दूसरा है इनवॉइस डेट। जिस दिन सप्लाई की गई या सर्विस प्रोवाइड की गई, ये डेट इनवॉइस इशू करने की टाइम लिमिट से डायरेक्टली कनेक्टेड है, जिसे हम अगले स्लाइड में डिटेल में देखेंगे। तीसरा फील्ड सप्लायर नेम और GST-IN। आपका बिजनेस नाम, एड्रेस और GST-IN सब करेंटली फिल होना चाहिए। एबीसी आईटी सॉल्यूशंस का GST-IN उनकी इनवॉइस में ही मिसिंग था। यही वो रूट प्रॉब्लम थी। बिना वैलिड GST-IN के बायर वेरीफाई नहीं कर सकता कि सेलर GST रजिस्टर्ड है या नहीं। चौथा फील्ड रेसिपेंट नेम और GST-IN, मतलब बायर का नाम और उसका GST-IN। B2B इनवॉइस में बायर का GST-IN मैंडेटरी है। बिना इसके बायर ITC क्लेम ही नहीं कर सकता। बहुत सारी स्मॉल बिजनेसेस रेसिपिएंट GST-IN मिस कर देती हैं या गलत लिख देती हैं, जिससे इनवॉइस मैचिंग इशू क्रिएट होती है। पांचवा एड्रेस। सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों के कंप्लीट एड्रेसेस क्लियरली मेंशन होने चाहिए। अगर एड्रेस इनकम्प्लीट या गलत है तो प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करना मुश्किल हो जाता है, जो डिसाइड करता है कि IGST लगेगी या CGST प्लस SGST। छठा फील्ड टैक्सेबल वैल्यू। जो अमाउंट पे टैक्स कैलकुलेट हो रहा है वो क्लियरली मेंशन होना चाहिए। किसी भी डिस्काउंट के बाद की नेट वैल्यू, ये वो फिगर है जिस पे GST रेट अप्लाई होती है। सातवां HSN या SAC कोड। HSN गुड्स के लिए और SAC सर्विसेज के लिए। ABC IT सॉल्यूशंस IT सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। उन्हें करेक्ट SAC कोड डालना चाहिए था। ये कोड बताता है कि आप क्या सप्लाई कर रहे हो और उस पे कौन सा टैक्स रेट एप्लीकेबल है। गलत HSN या SAC से पूरी टैक्स कैलकुलेशन गलत हो जाती है। आठवां टैक्स ब्रेकअप। CGST, SGST या IGST अलग अलग क्लियरली मेंशन करना मैंडेटरी है। एक ही कॉलम में सिर्फ GST 18% लिख देना काफ़ी नहीं है। इंट्रा स्टेट सप्लाई में CGST और SGST दोनों अलग शो करनी होती हैं। इंटर स्टेट सप्लाई में सिर्फ IGST। नवा सिग्नेचर या डिजिटल सिग्नेचर ऑफ ऑथराइज्ड पर्सन। ई इनवॉइसेज में IRN और QR कोड सिग्नेचर की जगह लेते हैं। इन सब को अगर आप एक चेकलिस्ट की तरह याद रखो, इनवॉइस गलत होने के चांस बहुत कम हो जाती हैं। ABC IT सॉल्यूशंस अगर ये चेकलिस्ट पहले से फॉलो करता तो उन्हें वो एम्बैरेसिंग क्लाइंट कॉल कभी नहीं आती। अब सवाल ये उठता है, इनवॉइस कब तक इशू करनी चाहिए। बहुत लोग सोचते हैं कि इनवॉइस बाद में भी बन सकती है, जब भी टाइम मिले। पर GST लॉ में स्पेसिफिक टाइम लिमिट्स डिफाइंड हैं। अगर इन लिमिट्स के बाद इनवॉइस इशू की तो ये कंप्लायंस इशू है। गुड्स के केस में अगर गुड्स सप्लाई रिमूवल के साथ होती है तो इनवॉइस सप्लाई के साथ ही इशू करनी होती है। मतलब जिस दिन माल गया उसी दिन इनवॉइस बनानी चाहिए। अगर गुड सप्लाई के बाद डिलीवरी होती है
जैसे डोर डिलीवरी, तो डिलीवरी के टाइम पे इनवॉइस देनी होती है। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक फर्नीचर डीलर ने एक ऑफिस को 50 चेयर्स डिलीवर की जनवरी 15 को। इनवॉइस फरवरी एंड में बनाई, ये गलत है। इनवॉइस जनवरी 15 को ही बनानी चाहिए थी। डिलेड इनवॉइस से बायर की आईटीसी क्लेम का महीना भी इफेक्ट होता है। सर्विसेज के केस में थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी होती है, पर लिमिट फिर भी है। अगर सर्विस प्रोविजन कॉन्टिन्यूसली नहीं होती, एक बार की सर्विस, तो इनवॉइस प्रोविजन ऑफ सर्विस का 30 दिन के अंदर इशू करनी चाहिए। एबीसी आईटी सॉल्यूशंस एक बार का सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट कंप्लीट करे तो 30 दिन के अंदर इनवॉइस इशू करनी होगी। अगर सर्विस कॉन्टिन्यूस है, जैसे मंथली रिटेनर या सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विस, तो इनवॉइस हर ड्यू डेट या एंड ऑफ ईच मंथ पे इशू हो सकती है। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात देखने को मिलती है। कॉन्टिन्यूस सप्लाई में बिलिंग पीरियड डिफाइन करना इंपॉर्टेंट है। अगर बिलिंग पीरियड क्लियरली डिफाइंड नहीं है, तो टैक्स ऑफिसर डिस्प्यूट उठा सकता है। बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए 45 दिन की लिमिट है, ये एक एक्सेप्शन है। अब सवाल ये उठता है, अगर टाइम लिमिट मिस हो गई तो क्या होगा? डायरेक्टली तो कोई स्पेसिफिक पेनल्टी सिर्फ लेट इनवॉइसिंग पे नहीं, पर ये टैक्स रिटर्न मैचिंग इश्यूज क्रिएट करता है। बायर का आईटीसी उस टैक्स पीरियड में नहीं आता, और अगर ऑफिसर ने स्क्रूटनाइज किया तो लेट इनवॉइसिंग एक एडवर्स फाइंडिंग होगी। तो बेस्ट प्रैक्टिस, इनवॉइस टाइम पे इशू करो। एबीसी आईटी सॉल्यूशंस ने अगर ये डिसिप्लिन फॉलो की होती और इनवॉइस कंप्लीट और टाइम पे इशू की होती, तो सारा ड्रामा ही नहीं होता। अब हम एक ऐसा टॉपिक समझेंगे जो प्रैक्टिकली हर बिजनेस में काम आता है, क्रेडिट नोट्स और डेबिट नोट्स। ये तब यूज होते हैं जब इनवॉइस इशू होने के बाद कुछ सिचुएशन चेंज हो जाती है। क्रेडिट नोट सेलर इशू करता है बायर को, मीनिंग सेलर का रिसीवेबल काम हो जाता है, बायर का पेएबल काम हो जाता है। कब इशू होती है? पहला सिनेरियो, गुड्स वापस आए। एबीसी आईटी सॉल्यूशंस ने किसी क्लाइंट को सॉफ्टवेयर लाइसेंस बेचा। क्लाइंट ने वो लाइसेंस रिटर्न कर दी क्योंकि उन्हें ज़रूरत नहीं रही, तो एबीसी को क्रेडिट नोट इशू करनी होगी। दूसरा सिनेरियो, डिस्काउंट ग्रांट किया इनवॉइस इशू होने के बाद, जैसे ओरिजिनल इनवॉइस पे डिस्काउंट मेंशन नहीं था, बाद में कमर्शियल डिस्काउंट अग्री हुआ, तो क्रेडिट नोट से एडजस्टमेंट होगी। तीसरा सिनेरियो, ओरिजिनल इनवॉइस में टैक्सेबल वैल्यू या टैक्स अमाउंट ज़्यादा चार्ज हुआ, ओवर चार्जिंग फिक्स करने के लिए क्रेडिट नोट। डेबिट नोट सेलर इशू करता है जब इनवॉइस में कुछ वैल्यू इंक्रीज करनी हो, जैसे एबीसी आईटी सॉल्यूशंस ने इनवॉइस में एक सर्विस चार्ज मिस कर दी, बाद में पता चला एडिशनल कंसल्टेंसी चार्जेस लेने हैं, तो वो डेबिट नोट इशू करेगा ओरिजिनल इनवॉइस के अगेंस्ट। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात देखने को मिलती है, क्रेडिट नोट और डेबिट नोट दोनों जीएसटी इम्प्लीकेशंस लेते हैं। क्रेडिट नोट से सेलर की टैक्स लायबिलिटी कम होती है और बायर की आईटीसी रिवर्स होती है, क्योंकि जो गुड्स रिटर्न हो गई या वैल्यू एडजस्ट हुई, उसका आईटीसी बायर को नहीं मिलेगा। डेबिट नोट से सेलर का टैक्स ज्यादा हो जाता है और बायर ज्यादा आईटीसी क्लेम कर सकता है। बहुत सारे बिजनेसेस यहाँ गलती कर देते हैं, वो क्रेडिट नोट तो इशू कर देते हैं पर जीएसटी रिटर्न में रिफ्लेक्ट करना भूल जाते हैं। जीएसटीआर 1 में क्रेडिट नोट सेपरेटली रिपोर्ट करने होते हैं। अगर ये नहीं किया तो बायर का आईटीसी गलत दिखेगा और मिसमैच होगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात, क्रेडिट नोट इशू करने की भी टाइम लिमिट होती है। सितंबर 30 ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर या एनुअल रिटर्न फाइलिंग डेट, जो भी पहले हो उससे पहले क्रेडिट नोट इशू करनी चाहिए। मिस किया तो आईटीसी एडजस्टमेंट अलाउ नहीं होगा। अब देखते हैं अगला स्टेप क्या है, बिल ऑफ सप्लाई। ये सुन के कंफ्यूजन होती है, पहले टैक्स इनवॉइस अब बिल ऑफ सप्लाई, ये अलग क्या है? चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। ये डॉक्यूमेंट उन सिचुएशंस में इशू होता है जहां जीएसटी चार्ज नहीं किया जा सकता। दो मेन सिचुएशंस हैं। पहली सिचुएशन, कंपोजिशन डीलर्स। अगर आप कंपोजिशन स्कीम के अंडर रजिस्टर्ड हो, तो आप कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट नहीं कर सकते। आप एक फ्लैट रेट पे टैक्स खुद गवर्नमेंट को पे करते हो अपनी पॉकेट से।
तो आप टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकते क्योंकि आप जीएसटी चार्ज ही नहीं कर रहे। इसके बदले आप बिल ऑफ सप्लाई इशू करते हो। दूसरी सिचुएशन, एग्जेम्प्ट गुड्स और सर्विसेज। अगर आप ऐसे गुड्स या सर्विसेज सप्लाई कर रहे हो जो जीएसटी से एग्जेम्प्ट है, जैसे कि फ्रेश वेजिटेबल्स, बेसिक फूड ग्रेन्स या सर्टेन एजुकेशनल सर्विसेज, तो उन पे जीएसटी नहीं लगती। इसलिए टैक्स इनवॉइस इशू करना मीनिंगफुल नहीं है। बिल ऑफ सप्लाई इशू करते हैं। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात देखने को मिलती है। बिल ऑफ सप्लाई का फॉर्मेट टैक्स इनवॉइस जैसा ही होता है, बस इसमें टैक्स कॉलम नहीं होता। बाकी सारी इंफॉर्मेशन, सप्लायर जीएसटीआईएन, रेसिपिएंट डिटेल्स, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज, एचएसएन, एसएसी कोड, वैल्यू, सब वही होता है। अब सवाल ये उठता है, अगर कोई कंपोजिशन डीलर अपने क्लाइंट को टैक्स इनवॉइस इशू कर दे इंस्टेड ऑफ बिल ऑफ सप्लाई, तो क्या होगा? ये एक कंप्लायंस एरर है। कंपोजिशन डीलर को जीएसटी चार्ज करने का लीगल राइट ही नहीं है। क्लाइंट भी आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता कंपोजिशन डीलर के अगेंस्ट, क्योंकि लॉ ही अलाउ नहीं करता। दूसरा, दोनों के लिए ही प्रॉब्लम है। एबीसी आईटी सॉल्यूशंस की कंपैरिजन करते हैं। वो रेगुलर टैक्स पेयर हैं, आईटी सर्विसेज टैक्सेबल हैं, तो वो टैक्स इनवॉइस इशू करते हैं। बिल ऑफ सप्लाई उन्हें इशू ही नहीं करनी। पर अगर उनका कोई एक स्मॉल क्लाइंट कंपोजिशन डीलर है, वो क्लाइंट बिल ऑफ सप्लाई देगा एबीसी को, और एबीसी को पता होना चाहिए कि अगर पेमेंट करते हैं तो आईटीसी नहीं मिलेगी। ये डिस्टिंक्शन क्लियर होना जरूरी है। अब हम पहुंचे हैं इस लेक्चर के सबसे मॉडर्न और एक्साइटिंग टॉपिक पे, ई इनवॉइसिंग। बहुत लोग सोचते हैं कि ई इनवॉइसिंग मतलब इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस, मतलब पीडीएफ में इनवॉइस भेज दो। नहीं दोस्तों, स्लाइड पे क्लियरली लिखा है, ई इनवॉइसिंग इज नॉट जस्ट अ पीडीएफ। पीडीएफ सिर्फ ह्यूमन रीडेबल होती हैं, ई इनवॉइस मशीन रीडेबल होती हैं, स्ट्रक्चर्ड, वेरीफाइड, ट्रेसेबल और गवर्नमेंट के सिस्टम में रजिस्टर्ड। यही फर्क है एक आम पीडीएफ इनवॉइस और एक जेन्युइन ई इनवॉइस में। ई इनवॉइसिंग एक गवर्नमेंट मैंडेटेड सिस्टम है जिसमें बिजनेस अपनी इनवॉइस पहले एक स्पेसिफिक गवर्नमेंट पोर्टल, इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल यानी आईआरपी पे रजिस्टर कराता है। आईआरपी उस इनवॉइस को वैलिडेट करता है, एक यूनिक इनवॉइस रेफरेंस नंबर यानी आईआरएन जनरेट करता है और एक डिजिटली साइंड क्यूआर कोड क्रिएट करता है। तब जाके वो इनवॉइस लीगली वैलिड मानी जाती है। अब सवाल ये उठता है, ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी किसके लिए है? इस स्लाइड पे करंट थ्रेशहोल्ड क्लियरली मेंशन है, ₹5 करोड़ एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर। मतलब अगर आपका बिजनेस 5 करोड़ से ज्यादा का है तो बी टू बी इनवॉइसेस के लिए ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी है। स्लाइड पे एक फेस रोल आउट डायग्राम भी दिख रहा है जो बताता है कि गवर्नमेंट ये सिस्टम ग्रेजुअली एक्सपैंड कर रही है। फेज 1 में ₹5 करोड़ या ज्यादा टर्नओवर वाले बिजनेसेस के लिए मैंडेटरी किया गया 1 अगस्त 2024 से। फेज 2 में एक्सपेक्टेशन है ₹1 करोड़ या ज्यादा वाले बिजनेसेस के लिए 1 अक्टूबर 2024 से, और फेज 3 में ₹25 लाख या उससे ज्यादा वाले बिजनेसेस के लिए 1 जनवरी 2025 से। ये रोड मैप दिखाता है कि गवर्नमेंट धीरे धीरे छोटे बिजनेसेस को भी ई इनवॉइसिंग के अंडर ला रही है। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात देखने को मिलती है। पहले ये थ्रेशहोल्ड बहुत ज्यादा था। शुरुआत ₹500 करोड़ से हुई थी, सिर्फ मेगा कॉरपोरेशंस के लिए। फिर ₹100 करोड़, फिर ₹50 करोड़, 20 करोड़, 10 करोड़, और अब जाके 5 करोड़ तक आ गई है। और स्लाइड पे जो फ्यूचर फेजेस दिख रहे हैं उनसे लगता है कि ₹25 लाख तक बिजनेसेस भी जल्द इस सिस्टम में आएंगे। अगर आपका बिजनेस अभी छोटा है, अभी से तैयारी करो। ई इनवॉइसिंग से टैक्स इवेजन प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाती है, क्योंकि अब हर इनवॉइस रियल टाइम में गवर्नमेंट के सिस्टम में रजिस्टर होती है। जीएसटी रिटर्न्स ऑटोमेटिकली प्री पॉपुलेट होते हैं इनवॉइस डेटा से। ह्यूमन एरर भी बहुत कम हो जाता है क्योंकि डेटा एक जगह से दूसरी जगह ऑटोमेटिकली फ्लो करता है।
एबीसी आईटी सॉल्यूशंस की एनुअल टर्नओवर ₹7 करोड़ है, तो उनके लिए ई इनवॉइसिंग ऑलरेडी फेज 1 से ही मैंडेटरी थी। ये भी एक बड़ा रीज़न था कि उन्होंने अपना इनवॉइस प्रोसेस प्रॉपरली सेटअप करना चाहिए था। जो बिज़नेसेस फेज़ 2 या फेज़ 3 में आने वाले हैं, उन्हें अभी से अपनी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ई इनवॉइसिंग के लिए कॉन्फ़िगर कर लेनी चाहिए। लास्ट मिनट प्रिपरेशन बहुत ही कॉस्टली पड़ती है। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एबीसी आईटी सॉल्यूशंस का पूरा ई इनवॉइसिंग प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। इस स्लाइड पे 6 क्लियर स्टेप्स हैं। ये प्रोसेस बहुत लॉजिकल है और एक बार समझ आ गया तो बिल्कुल सिंपल लगता है। स्टेप 1, बिजनेस सॉफ्टवेयर में इनवॉइस क्रिएट करना। एबीसी आईटी सॉल्यूशंस का अकाउंटेंट अपनी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टैली या कोई भी ईआरपी में इनवॉइस बनाता है। इसमें सारी डिटेल्स फिल होती हैं, क्लाइंट जीएसटीआईएन, एसएसी कोड, टैक्सेबल वैल्यू, टैक्स अमाउंट, डिस्क्रिप्शन ऑफ सर्विसेज, सैब रूल 46 सब रूल 46 के मुताबिक होने चाहिए। स्टेप 2, जेएसओएन फाइल जनरेट करना। सॉफ्टवेयर उस इनवॉइस डेटा को एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करता है, जेएसओएन फॉर्मेट। गवर्नमेंट ने एक स्टैंडर्ड जेएसओएन स्कीमा डिफाइन किया है जिसमें सारी मैंडेटरी फील्ड्स होनी चाहिए। अगर कोई फील्ड मिसिंग हो या फॉर्मेट गलत हो, अपलोड ही रिजेक्ट हो जाएगी। स्टेप 3, आईआरपी पे अपलोड करना। वो जेएसओएन फाइल इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे अपलोड होती है जिसे एनआईसी यानी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर मैनेज करता है। आईआरपी पहले चेक करता है कोई डुप्लीकेट इनवॉइस तो नहीं, जीएसटीआईएन वैलिड है, फॉर्मेट सही है। अगर सब कुछ वैलिड है, आईआरपी प्रोसेस आगे बढ़ता है। साथ ही आईआरपी ऑटोमेटिकली ये वैलिडेटेड डेटा जीएसटीएन को पुश करता है, इसलिए बाद में सेलर को जीएसटीआर1 में इनवॉइस डेटा अलग से डालनी ही नहीं पड़ती। ये एक ऑटोमेटिक बैकग्राउंड प्रोसेस है। स्टेप 4, आईआरएन जनरेशन। आईआरपी एक यूनिक 64 कैरेक्टर हैश जनरेट करता है। यही एक इनवॉइस रेफरेंस नंबर यानी आईआरएन। ये एक स्पेसिफिक इनवॉइस के लिए एक यूनिक डिजिटल फिंगरप्रिंट है। सेम आईआरएन दोबारा बन ही नहीं सकता, इसलिए डुप्लीकेट इनवॉइसिंग ऑटोमेटिकली प्रिवेंट होती है। स्टेप 5 है क्यूआर कोड जनरेट और साइन करना। आईआरपी एक डिजिटली साइंड क्यूआर कोड जनरेट करता है जिसमें इनवॉइस की डिटेल्स एनकोडेड होती हैं। सेलर जीएसटीआईएन, बायर जीएसटीआईएन, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस वैल्यू और आईआरएन। कोई भी जीएसटीएन ऐप से ये क्यूआर स्कैन करके 10 सेकंड में वेरीफाई कर सकता है। स्टेप 6, फाइनल इनवॉइस टू कस्टमर। अब अकाउंटेंट सॉफ्टवेयर से फाइनल इनवॉइस प्रिंट या ईमेल करता है जिसमें आईआरएन और क्यूआर कोड दोनों इंक्लूडेड होते हैं। ये है एक वैलिड कंप्लीट ई इनवॉइस। बहुत सारे बिजनेसेस यहाँ गलती कर देते हैं, वो इनवॉइस कस्टमर को डायरेक्ट भेज देते हैं आईआरपी रजिस्ट्रेशन के बिना। वो इनवैलिड इनवॉइस है और बायर उस पे आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता। हमेशा याद रखो, आईआरपी रजिस्ट्रेशन के बाद ही इनवॉइस कस्टमर को भेजो। अब हम डिटेल में समझेंगे आईआरएन और क्यूआर कोड को, क्योंकि ये दोनों ई इनवॉइसिंग का कोर है और इनका एग्जैक्ट मतलब समझना बहुत ज़रूरी है। आईआरएन इनवॉइस रेफरेंस नंबर एक 64 कैरेक्टर का अल्फा न्यूमेरिक हैश होता है। ये हैश जनरेट होता है 3 पैरामीटर से, सेलर जीएसटीआईएन, फाइनेंशियल ईयर और इनवॉइस नंबर। यानी एक स्पेसिफिक सेलर का एक स्पेसिफिक फाइनेंशियल ईयर में एक स्पेसिफिक इनवॉइस नंबर के लिए सिर्फ एक आईआरएन हो सकता है। डुप्लीकेट आईआरएन पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए डुप्लीकेट इनवॉइसिंग ऑटोमेटिकली प्रिवेंट हो जाती है। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एबीसी आईटी सॉल्यूशंस ने INV 2024-0115 इनवॉइस बनाई। आईआरपी ने उनका जीएसटीआईएन प्लस 2024-25 प्लस INV 2024-0115 कंबाइन करके एक 64 कैरेक्टर हैश जनरेट किया। यही आईआरएन है। अगर कोई दूसरी कंपनी या एबीसी खुद भी सेम नंबर से इनवॉइस दोबारा जनरेट करने की कोशिश करे,
आईआरपी रिजेक्ट कर देगा, डुप्लीकेट आईआरएन। क्यूआर कोड के बारे में, क्यूआर कोड में क्या इंफॉर्मेशन होती है? सेलर जीएसटीआईएन, बायर जीएसटीआईएन, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, इनवॉइस वैल्यू, नंबर ऑफ लाइन आइटम्स, एचएसएन ऑफ मेन आइटम और आईआरएन। ये सब क्यूआर कोड में एनकोडेड होता है। कोई भी गवर्नमेंट के जीएसटीएन मोबाइल ऐप से या ऑनलाइन वेरिफिकेशन टूल से ये क्यूआर कोड स्कैन करके इंस्टेंटली वेरीफाई कर सकता है। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात देखने को मिलती है। क्यूआर कोड एक टैम्पर प्रूफ सील की तरह काम करता है। अगर किसी ने इनवॉइस में कोई भी चेंज किया आईआरएन जनरेट होने के बाद, जैसे अमाउंट चेंज किया या डेट बदले, तो क्यूआर कोड मिसमैच हो जाएगा और फ्रॉड डिटेक्ट हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है, क्लाइंट कैसे वेरीफाई करता है कि इनवॉइस जेन्युइन है? सिंपल, मोबाइल पे जीएसटीएन ऐप खोलो, क्यूआर कोड स्कैन करो और डिटेल्स मैच करके देखो। 10 सेकंड का काम है। एबीसी आईटी सॉल्यूशंस का क्लाइंट अगर उनकी इनवॉइस स्कैन करता है तो तुरंत पता चल जाता है कि सारी डिटेल्स करेक्ट हैं और आईटीसी क्लेम सेफ है। ई इनवॉइसिंग ने ये वेरिफिकेशन प्रोसेस एकदम ट्रांसपेरेंट और इजी बना दिया है। अब वो पार्ट आता है जो सबको सुनना चाहिए। क्या होता है अगर इनवॉइस इनवैलिड हो या ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी होने के बावजूद प्रॉपर इनवॉइस नहीं दी? ये कॉन्सिक्वेंसेस रियल हैं और बहुत कॉस्टली हैं। सबसे पहला और डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस आईटीसी डिनायल। बायर की इनपुट टैक्स क्रेडिट ब्लॉक हो जाती है। एबीसी आईटी सॉल्यूशंस के केस में एग्जैक्टली यही हुआ। क्लाइंट का आईटीसी क्लेम अटका। एक इनकम्प्लीट इनवॉइस की वजह से लाखों रुपए का टैक्स क्रेडिट रोक लिया गया। बायर को या तो वेंडर से करेक्ट इनवॉइस मांगनी पड़ती है, जो ऑकवर्ड सिचुएशन है, या अपनी आईटीसी छोड़नी पड़ती है। दूसरा कॉन्सिक्वेंस, पेनल्टीज। सीजीएसटी एक्ट सेक्शन 122 के अंडर अगर आप इनवॉइस इशू नहीं करते या गलत इनवॉइस इशू करते हो, पेनल्टी लगना शुरू होती है। टैक्स इवेडेड अमाउंट का 100% पेनल्टी हो सकती है या 10,000 जो भी ज्यादा हो। ये एक बड़ी फाइनेंशियल हिट है। तीसरा कॉन्सिक्वेंस, लिटिगेशन और लीगल कॉम्प्लिकेशंस। अगर जीएसटी ऑफिसर ऑडिट या स्क्रूटनी में इनवैलिड इनवॉइसेस पकड़ ले तो नोटिस जारी होता है, जवाब देना पड़ता है, और अगर संतुष्टि नहीं आई तो डिमांड और अपील्स का लंबा सिलसिला शुरू हो सकता है। टाइम, पैसा और एनर्जी सब वेस्ट होता है। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक मीडियम साइज्ड आईटी कंपनी थी जिसने 2 साल तक ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी होने के बावजूद रेगुलर इनवॉइसेस इशू करते रहे, आईआरपी पे रजिस्टर नहीं कराया। एक ऑडिट में ये पकड़ा गया। सारी इनवैलिडली इशूड इनवॉइसेस के अगेंस्ट पेनल्टी कैलकुलेट हुई। वो अमाउंट करोड़्स में थी। बहुत सारे बिजनेसेस यहाँ गलती कर देते हैं। वो सोचते हैं कि छोटे लेवल पे कौन देखेगा, पर जीएसटी नेटवर्क डिजिटल है। मिसमैचेस ऑटोमेटिकली फ्लैग हो जाते हैं। जीएसटीआर 2B और जीएसटीआर 1 मैचिंग ऑटोमेटिक है। अगर सेलर की जीएसटीआर 1 में इनवॉइस नहीं और बायर ने आईटीसी क्लेम की तो नोटिस दोनों को जा सकता है। एक और प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंस, बिजनेस रिलेशनशिप्स खराब होती हैं। एबीसी आईटी सॉल्यूशंस का वो क्लाइंट काफी नाराज हुआ। अगर ये बार बार होता, क्लाइंट वेंडर चेंज कर सकता था, मार्केट में रेप्यूटेशन भी जाती है, उनकी इनवॉइसेस रिलायबल नहीं होती। ये ब्रांड डैमेज करना आसान है, रिकवर करना मुश्किल। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसे लोग अक्सर ओवरलुक करते हैं, इनवॉइस नंबरिंग सिस्टम और रिकॉर्ड कीपिंग। ये छोटी चीजें लगती हैं पर ऑडिट के टाइम बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती हैं। इनवॉइस सीरीज के बारे में जीएसटी रूल्स के मुताबिक इनवॉइस नंबर्स एक फाइनेंशियल ईयर में कॉन्जिक्यूटिव और यूनिक होने चाहिए। मतलब अप्रैल से मार्च एक सीरीज। आप एक बार सीरीज रीसेट करते हो, न्यू फाइनेंशियल ईयर में इनवॉइस नंबर में आप कैरेक्टर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स या नंबर इशू कर सकते हो, जैसे INV 2024-25-001 या ABC 24-25-001। पर ये सेल्फ डिटरमाइंड सीरीज एक बार डिसाइड करने के बाद कंसिस्टेंटली फॉलो करनी चाहिए। अब सवाल ये उठता है, अगर कोई इनवॉइस कैंसिल करनी हो
तो जीएसटी में इनवॉइस कैंसिल नहीं होती, उसके बदले क्रेडिट नोट इशू होती है। ई इनवॉइसिंग में एक प्रोविजन है, आप आईआरएन जनरेट होने के 24 घंटे के अंदर पोर्टल पे डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हो, पर उसके बाद कैंसिल करना पॉसिबल नहीं, सिर्फ क्रेडिट नोट का रास्ता है। बहुत सारे बिजनेसेस यहाँ गलती कर देते हैं, वो सेम इनवॉइस नंबर रीयूज कर लेते हैं या नंबरिंग में गैप्स छोड़ देते हैं। टैक्स ऑफिसर जब सीक्वेंस में गैप देखे तो इमीडिएटली डाउट होता है, क्या कोई इनवॉइस हाइड की गई है, एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है। रिकॉर्ड कीपिंग सीजीएसटी एक्ट के अंडर जीएसटी रिकॉर्ड्स कम से कम 72 मंथ्स यानी 6 साल तक मेंटेन करना मैंडेटरी है। इसके ऊपर अगर कोई अपील या लिटिगेशन पेंडिंग हो तो और भी ज्यादा टाइम तक रिकॉर्ड्स रखने पड़ सकते हैं। रिकॉर्ड्स में क्या आता है, सारी परचेज इनवॉइसेस, सेल्स इनवॉइसेस, क्रेडिट नोट्स, डेबिट नोट्स, जीएसटी रिटर्न्स, कॉपीज, पेमेंट चालान्स, ई वे बिल्स एंड ई इनवॉइसेस विद आईआरएन। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक कंपनी का 2021 का जीएसटी ऑडिट 2024 में आया। ऑफिसर ने 3 साल पुरानी इनवॉइसेस मांगी। कंपनी के पास सिर्फ 2 साल पुराना डेटा था, बाकी डिलीट हो गया। सिस्टम अपग्रेड में 6 साल की लिमिट वायलेट हुई और एडवर्स फाइंडिंग्स आई। एबीसी आईटी सॉल्यूशंस ने अगर सब कुछ डिजिटली ऑर्गेनाइज रखा हो, क्लाउड स्टोरेज में या प्रॉपर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में, तो कोई भी ऑडिट कंफर्टेबल और स्मूथ होगा। अब आते हैं इस लेक्चर के सबसे इंपॉर्टेंट कंक्लूडिंग स्लाइड पे, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल और की टेकअवेज। इस स्लाइड पे एक कंप्लीट लीगली वैलिड जीएसटी इनवॉइस का रियल एग्जाम्पल है। चलिए इसे एक एक चीज देखते हैं और समझते हैं कि ये इनवॉइस परफेक्ट क्यों है। सप्लायर डिटेल्स, एबीसी आईटी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, 456 टेक पार्क, सेक्टर 62, नोएडा, उत्तर प्रदेश 201301। सप्लायर GSTIN 09 ABCDE 1234F1Z5, जहां 09 यूपी यानी उत्तर प्रदेश का स्टेट कोड है। इनवॉइस नंबर INV 2425 000123। इनवॉइस डेट 20 मई 2025। ड्यू डेट 4 जून 2025। सब कुछ क्लियरली मेंशन्ड है। इस इनवॉइस में 3 सर्विसेज हैं। पहली IT कंसल्टिंग सर्विसेज, सैक कोड 998313, टैक्सेबल वैल्यू ₹50,000, CGST @ 9% यानी 4500 और SGST 9% यानी कि 4500। तो लाइन टोटल 59,000। दूसरी सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन सर्विसेज, SAC कोड 998315, टैक्सेबल वैल्यू 75,000, CGST 6,750 और SGST 6,750। तो लाइन टोटल है 88,500। तीसरी AMC सर्विसेज यानी एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, SAC कोड 998719, टैक्सेबल वैल्यू ₹25,000, CGST ₹2250 और SGST सेम ₹2250। सो लाइन टोटल इज 29,500। टोटल टैक्सेबल वैल्यू 1,50,000। टोटल CGST 13,500 और टोटल SGST 13,500। ग्रैंड टोटल इनवॉइस वैल्यू 1,77,000। टैक्स कैलकुलेशन बिल्कुल एक्यूरेट है। 1,50,000 पे 18% GST मतलब 27,000। CGST और SGST बराबर बराबर, एक भी पैसा गलत नहीं। नीचे QR कोड और IRN दिख रहा है, मतलब ये इनवॉइस IRP पे रजिस्टर हो चुकी है और IRN जनरेट हो गया है। ये एक वैलिड ई इनवॉइस है। कस्टमर का फाइनेंस टीम QR कोड स्कैन करके इंस्टेंटली वेरीफाई कर सकता है। सप्लायर GSTIN सही है, वैल्यू सही है, IRN जेन्युइन है, जीरो कंफ्यूजन, जीरो डिस्प्यूट, जीरो ITC प्रॉब्लम। अगर ABC IT सॉल्यूशन पहले से ऐसी कंप्लीट और एक्यूरेट इनवॉइस बनाता है, सही SAC कोड्स, दोनों साइड्स का GSTIN, करेक्ट टैक्स ब्रेकअप और IRP से जनरेट किया हुआ IRN और QR कोड, तो वो एम्बैरेसिंग क्लाइंट कॉल कभी आती ही नहीं। ये इनवॉइस एग्जैक्टली वो है जो उन्होंने पहले से बनाना चाहिए था। अब इस स्लाइड पे जो 6 की टेकअवेज दिख रहे हैं, ये इस पूरे लेक्चर का फाइनल समरी है।
एक रूल 46 के मैंडेटरी फील्ड्स हमेशा चेक करो। इनवॉइस नंबर, डेट सप्लायर जीएसटी आई एन, रेसिपिएंट जीएसटी आई एन, एड्रेस, टैक्सेबल वैल्यू, एचएसएन या एसएसी कोड, टैक्स ब्रेकअप, सिग्नेचर, एक भी मिस नहीं होना चाहिए। दो, इनवॉइस टाइम पे इशू करो, गुड्स के साथ या सर्विसेज के लिए 30 दिन के अंदर। तीन, क्रेडिट नोट्स और डेबिट नोट्स का सही यूज समझो और जीएसटीआर 1 में टाइमली रिफ्लेक्ट करो। चार, बिल ऑफ सप्लाई कंपोजिशन डीलर्स और एग्जेम्प्ट सप्लाईज के लिए होती हैं, टैक्स इनवॉइस से कंफ्यूज मत करो। पांच, ई इनवॉइसिंग ₹5 करोड़ से ऊपर के बिजनेसेस के लिए मैंडेटरी है, आईआरपी पे रजिस्टर किए बिना इनवॉइस इनवैलिड मानी जाएगी। 6, इनवैलिड इनवॉइस के कंसिक्वेंसेस सीरियस हैं, आईटीसी डिनायल, फाइनेंशियल पेनल्टीज, कंप्लायंस रिस्क और लिटिगेशन। हमेशा वैलिड इनवॉइस दो और वैलिड इनवॉइस लो। और इस पूरे लेक्चर का सबसे पावरफुल लाइन जो स्लाइड पे भी लिखा है, अ प्रॉपर इनवॉइस टुडे प्रिवेंट्स टैक्स प्रॉब्लम्स टुमारो। एबीसी आईटी सॉल्यूशंस की कहानी याद रखो, एक इनकम्प्लीट इनवॉइस ने कितनी मुश्किलें खड़ी कर दी थी। थोड़ा ध्यान, थोड़ा डिसिप्लिन और एक कंप्लीट इनवॉइस, यही सक्सेसफुल जीएसटी कंप्लायंस की नींव है। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे सेशन में साथ रहने के लिए।